बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आईकॉम पार्ट 1 की शॉर्ट डेफिनेशंस का चैप्टर नंबर 10 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर जी पेज नंबर है 535। तो चैप्टर नंबर 10 की जो डेफिनेशंस हैं उनका जो डायरेक्ट लिंक बनता है वो बेसिकली फाइनल अकाउंट के साथ बनता है। तो ये 9, 10 और 11 तीनों चैप्टर्स की जो डेफिनेशन है वो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर की हैं। इसमें देखिएगा नंबर फर्स्ट पर लिखा हुआ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा डिटेल से मैंने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं और इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस के वाले से और इसके कॉन्सेप्ट्स भी मैंने फाइनल अकाउंट के चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए डिस्कस किए हैं। बहरहाल यहाँ पर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हम इनको एक दफ़ा दोबारा से शॉर्टली देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल देखिएगा। अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं उस जर्नल के अंदर। उसके बाद फिर हम उनको लेजर में लेकर जाते हैं और लेजर अकाउंट से फिर उनके बैलेंसेस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो है वो पहला पार्ट जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो बैलेंस शीट का होता है। तो ट्रांजैक्शन जो है वो फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में जाती हैं और ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है इस प्रोसेस को आप अकाउंटिंग साइकिल का नाम देते हैं। नंबर 2 है जी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का जो वर्ड है वो ट्रेड से निकला। ट्रेड का मतलब है सेल और परचेज ऑफ गुड्स। तो जब आप गुड्स की सेल और परचेज करते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको फिर बताता है कि आपने गुड्स परचेज जो की थी वो अगर लाइक 1000 की गुड्स परचेज की हैं और 1500 में सेल किया तो 500 जो है वो आपने एक्स्ट्रा में सेल किया, 500 रुपया जो होगा ना ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है, अगर सेल ज़्यादा है परचेज़ की कॉस्ट से, ठीक है, तो ऐसी सूरत में रिजल्ट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर परचेजेस की कॉस्ट ज़्यादा है और सेल जो है वो कम अमाउंट में हो रही है गुड्स, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ग्रॉस लॉस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट या तो जीपी होता है या फिर जीएल होता है, यानी ग्रॉस लॉस होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल सेल में से आपने जो है वो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो माइनस करनी होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो ऐसा अकाउंट जो कि ग्रॉस रिजल्ट शो करे। और ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में आप हमेशा क्या करते हो, जो आपकी टोटल सेल होती है, अब लाइक 100 रुपीज़ की सेल हुई है, मैं यहाँ पर जीपी की एग्जांपल बताने लगा हूँ कि अगर आपने सेल की है लाइक 100 रुपीज़ से या 1000 रुपीज़ से और कॉस्ट थी गुड्स की 700 और गुड्स के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे परचेज़ करते हुए वो थे 100 रुपीज़ से, तो माइनस करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट होगी इसको आप नाम दोगे ग्रॉस प्रॉफिट का। उसके बाद आगे आ रहा है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं ये एक ऐसा अकाउंट है जिससे हमें पता लगता है बिजनेस के नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। और नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको हम माइनस करते हैं जीपी में से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। यानी ये जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, लाइक मैं कहता हूँ जी 50 रुपीज़ के एक्सपेंसेस थे, तो आपके पास 200 में से 50 को माइनस करने के बाद जो 150 आएगी अमाउंट, ये नेट प्रॉफिट होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में वीडियोस जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे वहाँ पर डिटेल से बताया। आगे इनकी डेफिनेशन आ रही है, वहाँ पर दोबारा पढ़ा दूँगा। बैलेंस शीट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल रिकॉर्ड होते हैं। ऑनर के पैसे रिकॉर्ड होते हैं, आउटसाइडर का क्लेम रिकॉर्ड होता है और बिजनेस के एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। आपका बिज़नेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, आपके बिज़नेस की मुआशी सूरत हाल क्या है, ये हमें बैलेंस शीट से पता लगता है। उसके बाद है जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है जी फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स की वर्डिंग देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसेट्स विच हैव लॉन्ग लाइफ and which are bought for use in business for long period of time are called fixed assets। वो assets जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है और जिनका हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ बेनिफिट होता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स का नाम देते हैं। यानी वो एसेट्स जिनका लंबे अरसे तक बिज़नेस को बेनिफिट होगा उनको फिक्स्ड एसेट कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनका बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, तो वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे वो फिक्स्ड एसेट हैं। उसके बाद आगे फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन आ रही है जी। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ के वाले से क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ विच आर रीपेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो लाइबिलिटी, वो पैसे जो बिज़नेस ने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देने हो, 1 साल के बाद, 4 साल या 5 साल या 10 साल के बाद देने हो, उन पैसों को जो है वो फिक्स लाइबिलिटी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो है डिबेंचर्स, ये एक सर्टिफिकेट का नाम है, नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब कोई गिरवी के अगेंस्ट लोन लिया गया। इस तरह से कैपिटल, ऑनर के जो पैसे होते हैं वो भी बिज़नेस अपने एंड पर उनको फिक्स लाइबिलिटी कंसिडर करता है, क्योंकि ऑनर फौरी या जल्दी पर जो है पैसे नहीं निकलवाता, बल्कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए
लिए ऑनर की तरफ से पैसे बिजनेस में रखवाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है जी रियल एसेट्स की। रियल एसेट्स के हवाले से क्या है, वो एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू होती है उनको हम रियल एसेट्स कहते हैं, यानी कि जो सेलेबल हों, जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, वो एसेट्स रियल एसेट कहलाएंगे। अब लाइक इसमें बिल्डिंग है या मशीनरी है या स्टॉक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप बेचना चाहो तो आप मार्केट में बेच सकते हो, तो ये रियल एसेट्स हैं। उसके बाद फर्दर आ रही है जी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन। ये दोनों बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई जिस्मानी वजूद होता है, एंड विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट और कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट्स का नाम दोगे, और फिक्स्ड एसेट्स में ये आगे फर्दर कौन सी टाइप आएगी, टेंजिबल एसेट्स, यानी कि टेंजिबल एसेट बेसिकली पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स उसने दोबारा से लैंड बिल्डिंग मशीनरी की बताई हुई है। इंटेंजिबल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो इसके रिवर्स होगी। इसमें लिखा हुआ एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका जिस्मानी वजूद नहीं होता, एंड विच कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और टच, और जिनको हम देख, छू या महसूस नहीं कर सकते, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स का नाम देते हैं। जैसे गुडविल है, गुडविल का मतलब क्या है, एक रिप्यूट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का जो नाम है, ठीक है, नाम की वजह से क्लाइंट आता है। तो अब ये जो है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक रिप्यूट जो बनी हुई है उसको हम कहेंगे कि ये इंटेंजिबल एसेट है, और उसका नाम जो है रिप्यूट का वो गुडविल है। और इसी तरह से फिर आगे है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट मीन कि आप कोई फार्मूला जो है, कोई प्रोडक्ट का फार्मूला रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो पेटेंट राइट कहलाता है। ट्रेडमार्क है, कोई लोगो है, कोई निशान है, कोई प्रोडक्ट का या कोई बिजनेस का, वो आप अगर रजिस्टर्ड करवा लो तो वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। करंट एसेट्स आगे किसको कहेंगे, वो एसेट्स जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है और जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू मीट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करनी है, यानी कोई ऐसे पैसे हैं जिनको आपने विद इन अ ईयर पे करना है, तो आप क्या करते हो, अपना कोई एसेट सेल करते हो और उसे आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हो। तो वो एसेट्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, और या फिर आप ऐसे एसेट्स जिनके थ्रू आप जो है वो करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करें, उन एसेट्स को आप करंट एसेट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश वगैरह हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा या तीसरा नाम जो बुक में दिया हुआ वो सर्कुलेटरी एसेट या फ्लोटिंग एसेट है। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं जी। देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन नंबर 11 है, उसमें लिखा हुआ करंट लाइबिलिटीज़ के हवाले से। करंट लाइबिलिटी किसको कहेंगे, द दैट्स विच आर रीपेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ जिनको आपने एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, कम मुद्दत के अंदर जिनको हमने, वो कर्जे जिनको हमें कम मुद्दत में पे करना पड़े, उनको हम करंट लाइबिलिटी का नाम देते हैं। एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर दी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है या बिल पेबल है। तो ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको विद इन अ ईयर पे करना पड़े। तो वो लाइबिलिटीज़ जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी पड़े उनको करंट लाइबिलिटी कहेंगे। वो लाइबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट एक साल से ज़्यादा अरसे के बाद करें उनको हम लॉन्ग टर्म या फिक्स लाइबिलिटी कहेंगे। इसी तरह से एसेट्स के वाले से बात करें तो वो एसेट्स जिनका मोर देन 1 ईयर बेनिफिट होता है उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, और वो एसेट्स जिनका अप टू 1 ईयर बेनिफिट होता है उनको हम करंट एसेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है जी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बेसिकली एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है हमारी लाइबिलिटी बन जाए या ना बने, यानी मे और मे नॉट वाली सिचुएशन आती है। तो आप जो है वो ये डिपेंड करता है बिजनेस के फ्यूचर इवेंट पर। लाइक अगर हमें कोई लोन, हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस को जो है वो लॉसेज हो रहे हैं या हमें पैसों की ज़रूरत है और हमें लोन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने डिसाइड इसको फाइनलाइज नहीं किया कि हम लोन लेंगे या नहीं लेंगे, तो इट मीन्स कि ये लाइबिलिटी फ्यूचर में हैपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में सर्टेनिटी ना हो, ठीक है, और फ्यूचर पे जाकर पता लगे कि ये लाइबिलिटी बिजनेस की बनेगी या नहीं बनेगी, तो ऐसी लाइबिलिटी को आप कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आ रहा है जी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का वैसे डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो बेकार की सेंस में आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है जी, वो एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती उनको आप फिक्टिशियस एसेट्स कहते हो। जैसे कि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंस कहते हैं किसको हैं, बिजनेस की जो स्टार्टिंग के वक्त एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से लॉस हो गया शेयर इशू करते वक्त कंपनी को, या डिबेंचर्स इशू करते वक्त अगर कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी अपना 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपीज़ से कम अमाउंट में अगर पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो ऐसी सूरत में जो भी लॉस होगा वो भी फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आएगा, और इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसके बाद आप डेफर्ड लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखिएगा।
डेट्स विच आर रीपेबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 1 मंथ, वो लाइबिलिटीज़ जिनकी आपने 1 साल से कम अरसे में, 1 साल से कम मुद्दत में पेमेंट करनी होती है, लेकिन 1 महीने के बाद आपने पेमेंट, यानी कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसको जो है वो मुझे पे करना है साल के अंदर अंदर, लेकिन महीना गुजरने के बाद, तो उस लाइबिलिटी को मैं डेफर्ड लाइबिलिटी का नाम दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, लिक्विड और क्विक लाइबिलिटी। ये क्या जी, कहता है वो कर्जे जो कि पे करने होते हैं हमें 1 मंथ के अंदर अंदर, 1 मंथ तक जो लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी पड़े वो लाइबिलिटी लिक्विड या क्विक लाइबिलिटी कहलाती है, जैसा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या क्रेडिटर्स हैं। लिक्विड और क्विक एसेट्स किसको कहते हैं, वो एसेट्स जो कि कन्वर्ट हो सकें कैश में क्विकली, यानी जिनको आप फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट कर सकें। आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है और आपको पता है ये मार्केट में लेकर जाऊंगा और बिक जाएगा, तो वो एसेट जो है वो आपका लिक्विड एसेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हम मोबाइल की भी दे सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो है वो एसेट्स के वाले से बिजनेस की एग्जांपल्स देंगे। तो बिजनेस में अब लाइक अगर एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की आप मार्केट वैल्यू लगवाओ और बिल्डिंग जो है वो आप सेल कर दो, तो डेफिनेटली वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सेल हो सकती है, तो हम इसको जो है वो लेकिन नॉर्मली जो है वो हम लिक्विड एसेट किसको कह रहे होते हैं, लिक्विड एसेट पार्ट होते हैं आपके करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स में से ही जो है वो एसेट्स अदर देन जो स्टॉक होते हैं वो लिक्विड एसेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटर्स है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है आपने चेक एक ड्रॉ किया और जाके वो चेक बैंक को दिया और बैंक ने आपको पैसे दे दिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो बैंक में पैसे हैं वो भी हमारे लिक्विड एसेट हैं। वेस्टिंग एसेट्स किसको कहेंगे, वो एसेट्स जिनकी वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो। ग्रेजुअली रिड्यूस का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टडीली। जिन एसेट्स की वैल्यू कम होती है उनको यूज़ करने की वजह से उन एसेट्स को जो है वो हम वेस्टिंग एसेट का नाम देते हैं, और बिल आखिर क्या होता है वो एसेट्स ही ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है माइंस हैं या फॉरेस्ट्स हैं। माइन का मतलब जो कानें हैं, जैसे कि अब नमक की कान है या कोयले की कान है या डिफरेंट किस्म की मादनियात है, मिनरल्स वगैरह हैं, या फॉरेस्ट वगैरह जंगलात वगैरह जो हैं, अगर हम उनकी दरख्तों की कटाई वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो एक वक्त आएगा कि जंगल जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये एसेट्स जो कि वो एसेट्स जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके जो है वो आपके एसेट्स के ओवरऑल वैल्यू में डिक्रीज़ करें और बिल आखिर वो एसेट्स की एंटिटी ही ख़त्म हो जाए, हम उन एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स का नाम देते हैं। आगे आ रही है जी डेफिनेशन इंटरनल लायबिलिटी की और एक्सटर्नल लायबिलिटी की। इंटरनल का मतलब अंदरूनी है और एक्सटर्नल हम बैरूनी को कहते हैं। तो वो लायबिलिटीज़ जो कि बिज़नेस ने पे करनी होती है अपने ऑनर को, ठीक है, वो पैसे जो बिज़नेस पे करता है अपने ऑनर को, उस लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। और वो लायबिलिटी जो बिज़नेस ने पे करनी हो, वो पैसे जो बिज़नेस ने देने हो आउटसाइडर्स के, सप्लायर्स के, या जिनसे उधार किया हुआ है, तो जो पार्ट ऑफ बिज़नेस नहीं है, जो पार्टीज़ या जो पर्सन पार्ट ऑफ बिज़नेस नहीं है, उनके पैसे अगर बिज़नेस ने देने हैं तो वो जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन में आएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, क्रेडिटर्स है या बिल पेएबल है। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं, वो अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है ऑनर की तरफ से बिज़नेस में, उस अमाउंट को जो है, या गुड्स अगर बिज़नेस में आ रही हैं ऑनर की तरफ से, या कोई भी चीज़ जो ऑनर बिज़नेस में लेकर आ रहा है उसको आप नाम देते हो कैपिटल का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बड़ी डिटेल से मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। वीडियोस आप मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैं शॉर्टली दोबारा से एक आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं और लिस्ट देखना चाहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस की, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि लॉन्ग वीडियोज़ देखें जहाँ पर कंप्लीट जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैं फाइनल अकाउंट के। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहेंगे, वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक होता है बिज़नेस के परचेजेस के साथ, यानी हर वो एक्सपेंस जो कि बिज़नेस की परचेज से लिंक करता हो, या गुड्स बना रहे हैं, यहाँ पर बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो भी गुड्स बन रही हों, गुड्स के बनाने के दौरान जो भी एक्सपेंसेस हों उनको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, या गुड्स को परचेज करते वक्त जो भी हमें एक्सपेंसेस करना पड़ते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। फ़र्ज़ किया मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बिज़नेस पॉइंट जो है वो एक जगह पर है और मैंने सामान मंगवाना है एक डिस्टेंस से, अदर सिटी से। तो अदर सिटी से सामान मंगवाते हुए जितना भी खर्चा मुझे करना पड़ेगा ना, वो सारा खर्चा कनेक्ट होगा परचेज़ की वजह से, और वो जो खर्चा होगा, वो जो एक्सपेंस होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहेंगे, वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, ठीक है, जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए आगे ज़रूरी होते हैं, उन एक्सपेंसेस को आप इनडायरेक्ट कहते हो। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हो। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है जी, रेंट है, सैलरीज है, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। और डायरेक्ट की भी ऊपर एक्सपेंसेस की उसने लिस्ट बताई हुई है, डिटेल लिस्ट मेरी वीडियो में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा डायरेक्ट रेवेन्यू।
डायरेक्ट रेवेन्यू किसको कहेंगे? रेवेन्यू इनकम को कहते हैं, वो रेवेन्यू जो कि बिजनेस रूटीन में अर्न करता है उसको आप डायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि उसकी एग्जांपल है सेल्स, आपके पास गुड्स पड़ी में, आपने उनको बेचा है, बेचने से जो आपके पास पैसा आया है वो आपकी इनकम है, वो आपका रेवेन्यू है, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये डायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएगा। इनडायरेक्ट रेवेन्यू किसको कहेंगे? वो रेवेन्यू जो कि अदर देन सेल हो रहा हो, यानी वो इनकम जो बिजनेस को मिल रही हो अदर देन सेल, किसी और वजह से, सेल के अलावा किसी और रीज़न से, वो आपकी इनडायरेक्ट रेवेन्यू या इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी, जैसा कि इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव वगैरह। उसके बाद मार्शलिंग है। मार्शलिंग में क्या है जी? अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल इन द बैलेंस शीट इज़ कॉल्ड मार्शलिंग। यानी जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हो ना, तो आपकी वो एक्टिविटी मार्शलिंग कहलाती है। जिस तरह से जर्नल एंट्रीज़ के अंदर जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो उसको आप जर्नलाइजिंग कहते हो। लेजर में अकाउंट्स के अंदर जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डाटे को, तो उसको आप पोस्टिंग कहते हो। तो यहाँ पर जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की तरतीब आप बैलेंस शीट में लिख रहे होते हैं, राइट डाउन कर रहे होते हैं और उनको शो कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को आप मार्शलिंग का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 11 की शॉर्ट डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।